इस फाइट से ऊब जाने के बाद कमांडर चाय की चुस्कियां ले रहा होता है, जिसके बाद थर्ड यूनिट भी फाइट में कूद जाती है। ईके ये सोचता है कि जैसा मुझे लगा था ये सारा कुछ उससे भी काफी जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है। डीमंस भी ये ट्राई कर रहे होते हैं कि वो इंसानों को गेट पर ही रोक पाए। लिलिस भी इस फाइट में कूद जाती है। तभी डीमंस की एक और वेव यहाँ पर आ जाती है जो कि सारे इंसानी सोल्जर्स को आराम से मारना शुरू कर देती है। एक बंदा ये कहता है तुम इनसे डरो मत, एक एक डीमन से दो दो सोल्जर्स फाइट करो। जैसे ये सारे दोबारा से आगे जाते हैं तो जिरोन और उसकी टीम इन सभी के ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर देती है, जिससे ये सारे रिट्रीट कर लेते हैं। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बात डिसाइड हुई थी कि ये सारे इस फाइट को कैसे लड़ने वाले हैं। प्रेजेंट में हम ये देखते हैं कि ये लड़की डीमन थ्रॉन का इस्तेमाल करके इस दीवार को दोबारा से रिपेयर कर लेती है। पास्ट में ईके ने इस वुल्फ से ये पूछा था कि तुम कितनी देर तक फाइट कर सकते हो। मैं तो काफी देर तक आराम से बिना थके फाइट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी आर्मी बस 10 मिनट तक ही पूरी जान से लड़ पाएगी। तो एक बात याद रखना, जैसे ही 10 मिनट पूरे हो जाते हैं तो तुम सभी को किसी भी हालत में रिट्रीट कर लेना है। तभी डीमंस भी दीवार तोड़कर बाहर आ जाते हैं। अब हमारी बारी है और वो ह्यूमंस को काफी गंदे तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। बेवकूफ, मैंने अभी तो दीवार को सही किया था और तुमने इसे फिर से तोड़ दिया। फिर कहानी दोबारा से पास्ट में आती है जहाँ पर ये लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि ये सारे एक शिफ्ट में काम करने वाले हैं, क्योंकि अगर ये सारे एक साथ काम करेंगे तो ये काफी जल्दी थक सकते हैं। प्रेजेंट में भी ये सारे डीमंस काफी खुश होते हैं कि ईके का ये प्लान काम कर रहा है। पर इस मीटिंग में एक और बात डिसाइड हुई थी कि इन सभी को मरना नहीं है और न ही अपने किसी भी साथी को मरने देना है। इस तरफ अलायंस ऑफ किंग ने अपने वेपन्स को तैयार कर लिया होता है और वो इनका इस्तेमाल करने ही वाले होते हैं। तभी अचानक यहाँ पर काफी बड़े बड़े डीमंस आ जाते हैं जो कि आते ही इन सभी को तोड़ना शुरू कर देते हैं और इन सभी की वाट लग जाती है। यहाँ तक ये सारे डीमंस आसमानों से भी इन सभी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। ये इंसान तो काफी कमजोर है। फिर कहानी दोबारा से पास्ट में आती है जहाँ पर ईके इन सभी को ये बता रहा होता है कि उन सभी का जो जर्नल है वो एक नंबर का डरपोक है। अगर हम उसे हरा देते हैं तो हम ये फाइट काफी आराम से जीत सकते हैं। लेकिन ईके यहाँ पर बस उसे पकड़ने की बात कर रहा होता है, न कि मारने की। ये डीमंस कहते हैं पर हम तो उसे जान से मार देंगे, ये काफी आसान होगा। हम सारे लोग तुम्हारे ऊपर बिलीव करते हैं। ईके उनसे कहता है तो चलो फिर इस पूरी बैटल को काफी जल्दी खत्म करते हैं। इस तरफ ये सारे के सारे फैंग बीस्ट ह्यूमंस को काफी आराम से मार रहे होते हैं। जिरोन ये सारा कुछ देखकर काफी खुश होता है, ये तो काफी कमाल के हैं। पर इस फाइट में कैफिरो भी हैं जो कि इनकी बैकअप फोर्स पर नजर बनाए हुए हैं। पर यहाँ पर एक काफी पावरफुल बंदा है जिसकी अपीयरेंस काफी खतरनाक लग रही होती है। देखते ही देखते डीमंस इंसानों के ऊपर भारी पड़ने शुरू हो जाते हैं। इंसानों को इस बात पर बिलीव नहीं होता कि हम सारे हार कैसे सकते हैं, जबकि हम संख्या में काफी ज्यादा थे। जैसे ही कमांडर को ये पता लगता है कि उनके काफी सारे साथी मारे जा चुके हैं और डीमंस के काउंटर अटैक्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये बंदा कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ये जगह अब खतरे से खाली नहीं है और हमें वापस लौट जाना चाहिए। कमांडर उससे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो और सभी को एक साथ मैदान में उतार दो। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम उन्हें ऐसे हरा नहीं सकते, तुम बस मेरी बात मानो। अगर हम उन्हें ऐसे हरा नहीं सकते तो हम अपनी पूरी आर्मी का इस्तेमाल करेंगे। जिसके बाद ये सारे सोल्जर्स लड़ने के लिए एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। जिरोन ये कहता है कि ये लोग तो काफी सारे हैं, क्या इन्हें डर नहीं लगता? ये तो एक के बाद एक आते जा रहे हैं। जैसे ही ये सोल्जर्स आगे आने का ट्राई करते हैं तभी जमीन अपना मुंह खोल लेती है और काफी सारे सोल्जर्स इसके अंदर समा जाते हैं, यानी कि मारे जाते हैं। इस क्रैक के आने से पूरी की पूरी जमीन हिलनी शुरू हो जाती है, जिससे जनरल का भी घोड़ा भाग जाता है। ह्यूमंस को इस बात पर बिलीव नहीं होता कि उनके मैजिशियंस कहाँ पर हैं, लेकिन वो सारे तो यहाँ पर कैदी बने हुए हैं। अगली पल ईके इस बंदे के सामने आ जाता है, तो तुम ही यहाँ की कमांडर हो, तुम्हारी वजह से मेरे काफी सारे लोग मारे गए हैं और तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तुम्हें मारने के बाद ये वॉर भी काफी जल्दी खत्म हो जाएगी, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ईके उसके सामने ये बात भी रखता है कि वो सारे यहाँ से जा भी सकते हैं, पर वो ये कहता है हम ऐसा क्यों करें। लेकिन तभी इसके ऊपर एक जोरदार अटैक होता है जिससे इसकी हालत काफी खराब हो जाती है। क्या तुमने मुझे पहचाना? ये डॉर्फ किंग उसे मारने वाला होता है, पर ईके अपने मैजिक से उसे रोक लेता है। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे रास्ते में मत आओ, मैं इसे जान से मार दूंगा। और उसकी ये ताकत देखकर कमांडर की भी फटनी शुरू हो जाती है। वो ये कहता है कि मैं हार मानता हूँ। जिसके बाद ये कमांडर अपने सारे के सारे सोल्जर से रिट्रीट करवा लेता है, क्योंकि ऑलरेडी ही इनकी हालत काफी गंदी हो चुकी है। डॉर्फ किंग ईके से ये कहते हैं तुम्हारा ये फैसला तुम्हें आगे जाकर काफी दिक्कतें दे सकता है, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि ये इंसान दोबारा से वापस आने वाला है। पर ईके को इन सारी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता और ये सारे के सारे डीमंस भी काफी खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि वो इंसानों से जीत चुके हैं जिनकी आर्मी इतनी ज्यादा थी। लो भाई, ये सारे के सारे लोग भी ईके से आकर चिपक जाते हैं और उसे काफी जोर से दबा रहे होते हैं। अबे बच्चे की जान लोगे क्या? ये सारे डीमंस भी इस बात को मानने के लिए रेडी हो जाते हैं कि ईके सच में काफी समझदार है और काफी स्ट्रॉन्ग भी। इस तरफ इन सारे सोल्जर्स ने
कैफिरो को चारों तरफ से घेर लिया होता है। तुम सारे पीछे हट जाओ। तभी उनका लीडर सामने आ जाता है, पर जैसे उसे ये बात पता लगती है कि उसकी सारी आर्मी जो कि डीमंस के साथ फाइट कर रही थी वो सारे रिट्रीट कर चुके हैं, तो ये सुनने के बाद वो भी काफी शॉक्ड हो जाता है। कैफिरो ये कहती है, लगता है तुम्हारा दिन आज काफी अच्छा है। जिसके बाद ये बंदा भी अपनी पूरी आर्मी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। ईके भी अपना मास्क उतार कर कासल के ऊपर खड़ा हो जाता है। कैफिरो उसको देखकर ये सोचती है, अगर सारा कुछ ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ईके और वो यहीं पर पॉज हो जाती हैं। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ईके कैफिरो से बात कर रहा होता है। वो ये कहती हैं कि तुमने काफी अच्छा काम किया और मैं तुम्हें एक और मिशन देने वाली हूँ जिसके लिए तुम्हें जिनोबिया जाना है। पर ईके उन्हें इस चीज के लिए मना करता है। वो ये कहता है कि मुझे अभी इवेलिस के अंदर रहना है और उसे दोबारा से रीबिल्ड करना है। तुम ये सारा काम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो क्योंकि वो इंसान हमारे ऊपर कभी भी दोबारा से अटैक कर सकते हैं, तो ये काम काफी जरूरी है। जिसके बाद ईके अपने ऑफिस में आ जाता है, पर जैसे जिरोन और लिलिस को इस बारे में पता लगता है कि ईके जिनोबिया जा रहा है तो ये दोनों आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि हम भी आपके साथ चलेंगे, पर ईके उन्हें अपने साथ आने से मना कर देता है। यहाँ पर इवेलियस में ऐसा काफी कुछ हो रहा है जिस पर तुम दोनों को नजर बनाए रखनी होगी जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता। लेकिन अब ये दोनों उसके साथ जाने की जिद कर रहे होते हैं और अलग अलग बहाने बना रहे होते हैं। जिरोन ये कहता है, अगर आप यहाँ से चले गए और मैंने कोई गलती कर दी तो मेरी गलती को कौन देखेगा, मुझे मार भी पड़ सकती है। तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बना दिया है जिसे तुम आराम से पढ़ सकते हो। अब ईके इन दोनों के ऊपर सारी जिम्मेदारियां छोड़कर जिनोबिया के लिए निकल जाता है और सैटी उसके साथ होती है। वो ये कहती है कि आप मेरे साथ क्यों जा रहे हो, अगर मैं उन दोनों को अपने साथ लाता तो वो दोनों काफी दिक्कतें क्रिएट कर सकते थे। लेकिन जब वो सैटी के साथ जा रहा होता है तो उसे एक अजीब सी चीज सेंस होती है और ये है उन दोनों का गुस्सा, जिन्हें इस बारे में पता लग चुका है कि सैटी ईके के साथ जा रही है। अब जाती हुई ईके सैटी को ये सारी बातें बता रहा होता है कि जिनोबिया में कौन कौन सी क्रॉप्स पाई जाती हैं। वो ये कहता है कि वहाँ पर जो क्रॉप्स पाई जाती हैं वो डीमंस के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और हाँ भाई, ये पहली ट्रीटी होने वाली है जो इंसानों और डीमंस के बीच में होगी। ईके इस बात को लेकर काफी चिंता में होता है, क्या वो इस डील को क्रैक कर सकता है। पर तभी अचानक उन्हें यहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे वो वहाँ जाकर देखते हैं तो यहाँ पर कुछ गुंडे एक कैरेज के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और काफी सारे गार्ड्स को जान से मार देते हैं। और जैसे ये गुंडा कैरेज का दरवाजा खोलकर देखता है तो यहाँ पर एक सुंदर लड़की बैठी हुई होती है। ओहो, क्या लड़की है। और जैसे ये उसे छूने वाला होता है तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है और जैसे ये लड़की बाहर निकल कर देखती है तो सारे के सारे गुंडे हवा में लटके हुए होते हैं। तभी यहाँ पर ईके की एंट्री हो जाती है और जैसे ये लड़की उसे देखती है तो ये उसके प्यार में लट्टू हो जाती है। जिसके बाद वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके इन सारे के सारे गुंडों को सबक सिखा देता है, जिसको देखकर ये गार्ड्स भी काफी चौंक जाते हैं। जब ये सारे लोग हील हो जाते हैं तो वो ईके से कहते हैं, तुमने हमारी जान बचाई उसके लिए शुक्रिया, और इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब वो लड़की भी सामने आ जाती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। मेरा नाम है यूरिया ऑक्टेव और मैं जिनोबिया के लीडर की बेटी हूँ। ये सुनने के बाद ईके भी काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसका काफी सारा काम आसान होने वाला है। अब ये लोग ऐसे ही जाती हुई बातें कर रहे होते हैं। यूरिया उनसे पूछती है, तुम्हारे पास तो कमाल की मैजिकल पावर्स हैं, क्या तुम एक नोबल हो। ईके उससे कहता है कि मैं कोई नोबल नहीं हूँ, मैं बस एक मेज हूँ और ये हमारी फैमिली मेड है। अब यूरी इन सभी को बता रही होती है कि वो भी जिनोबिया से पहली बार बाहर निकली है और वो एक ऐसे इंसान से मिलने जा रही थी जो काफी ज्यादा पावरफुल है और उससे इसकी शादी होने वाली है। पर वो ये कहती है कि ये मीटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई। ईके उससे कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि कोई लड़का तुम्हें भी मना कर सकता है। उसने मुझे मना नहीं किया, उल्टा मैंने ही उसे मना कर दिया। अब अगली सीन में ये सारे उसके घर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ईके की मुलाकात उसकी मॉम से होती है जिनका नाम है एल्ट्रिया, जिन्हें हम रिया कहने वाले हैं। ईके भी उन्हें देखकर ही समझ जाता है तो ये वही है जिससे मुझे नेगोशिएशन करनी है। वो ये कहती है, क्या हम सारे काम करते करते बात कर सकते हैं। ईके ये कहता है, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसके बाद वो इन सभी को बाहर भेज देती हैं और ईके से ये पूछती हैं कि तुम तो डीमन लॉर्ड की आर्मी के एक मेंबर हो, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या काम है। ईके ये सुनने के बाद काफी शॉक्ड हो जाता है कि वो इसके बारे में इतना सब कैसे जानती हैं। वो ये कहती हैं कि जैसा कि मेरी बेटी ने तुम्हारे बारे में बताया तो उससे तो ये बात साफ हो जाती है कि इस नाम का यहाँ पर कोई भी मेज नहीं है और तुम डीमन लॉर्ड की आर्मी से हो। वो ये कहती हैं, मैं ये बात जानती हूँ कि सारे के सारे मेज फाइट में लगे हुए हैं, तो एक मेज यहाँ पर क्या कर रहा है, तो मुझे सच सच सारा कुछ बता दो। मेरा नाम है ईके और मैं डीमन लॉर्ड की आर्मी में एक कमांडर हूँ और साथ में इवेलियस का रूलर भी। ओह, तो तुम वही हो, मैंने तुम्हारे बारे में काफी अफवाहें सुनी है। क्या तुम डीमंस की साइड हो या फिर इंसानों की। ईके उनसे ये कहता है कि मैं एक इंसान हूँ और मेरे मॉम डैड भी एक इंसान ही थे और जिस इंसान ने मुझे पाला था उनका नाम है रॉमबर्ग, जो कि एक डीमन थे। पर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। डीमन लॉर्ड की आर्मी ये चाहती
है कि इंसानों और डीमंस के बीच में एक ट्रीटी हो। मैंने इसके बारे में आज से पहले कभी भी नहीं सुना, ये क्या चीज है। ईके उन्हें सारी बातें समझाता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ पर ह्यूमंस और डीमंस एक साथ रह पाए, पर वो ये कहती हैं कि ये सारा कुछ काफी रिस्की हो सकता है। मैं ये बात समझ सकता हूँ कि आपको डीमंस के ऊपर यकीन नहीं है, लेकिन आपने डीमन लॉर्ड के ऊपर यकीन कर सकती हो। वो ऐसे नहीं है। अगर मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कर भी लेती हूँ तो हो तो तुम एक डीमन ही, तुम अपनी बात से कभी भी पलट सकते हो। जिसके बाद वो ईके को यहाँ से जाने के लिए कहती हैं, क्या तुम जाने से पहले कुछ कहना चाहते हो। ईके उनसे ये कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ कि यहाँ पर कुछ पायरेट्स तुम्हें परेशान कर रहे हैं और मैं इस मुसीबत को हमेशा के लिए हल कर सकता हूँ। रिया भी इस बात से एग्री करती है। वो ये कहती है, उन पायरेट्स की वजह से हमें काफी नुकसान होता है, जिसकी भरपाई करने में हमें काफी लंबा टाइम लग जाता है। वो ये बताती है कि उन पायरेट्स की एक बार मचाई गई तबाही से इतना खर्चा आता है जितना कि यहाँ पर पूरे साल में भी नहीं होता। ईके भी उन्हें समझाने की काफी कोशिश करता है कि वो उनकी हेल्प कर सकता है और वो भी इस बात के लिए मान जाती है। मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ और साथ में इस ट्रीटी के लिए भी, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये होती है कि ईके को उन पायरेट से भिड़ना है और जिनोबिया को उससे आजाद करवाना है, और जो दूसरी शर्त है वो काफी कमाल की है, यानी कि ईके को यूरिया से शादी करनी है। ये सारी बातें सुनते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो इन चीजों के लिए मना करने वाला होता है, पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता और वो इन चीजों के लिए मान जाता है। तुम आगे चलकर डीमन लॉर्ड की आर्मी में काफी ऊपर जाने वाले हो, तो तुमसे रिलेशन बनाने में काफी मजा आएगा। क्या तुम सारा कुछ पहले से ही जानती हो। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है, पायरेट्स हमारे पोर्ट पर अटैक कर रहे हैं। फिर हमें पोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पायरेट्स का लीडर सभी से कहता है कि यहाँ पर जितना भी खाना है और सुंदर लड़कियाँ हैं उनको जल्दी से शिप के ऊपर लोड करो, और जितने भी लड़के या मर्द हैं उन सभी को जान से मार दो। और ये सारे के सारे पायरेट्स ऐसा ही करते हैं। तुम सारे यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एक कैनन से अटैक होता है और ये सारे के सारे लोग इसके नीचे दब जाते हैं। फिर हम पायरेट्स के मेन लीडर को देखते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम सारे मान जाओ, पर तुमने मेरे पास कोई भी सेकंड चॉइस नहीं छोड़ी। रिया भी ये सारा कुछ खिड़की से देख रही होती है। हमारे पास वक्त काफी कम है, क्या तुम मेरी कंडीशंस को मानते हो। अब अगले सीन में ईके स्पोर्ट पर आ जाता है, पर उसे आने में काफी देर हो चुकी है क्योंकि सारे के सारे पायरेट्स यहाँ से जा चुके हैं। इस बंदे को बचाते हुए ईके उससे ये पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर काफी सारे पायरेट्स आए थे, पूरा एक शिप भरकर, और यहाँ से काफी सारा सामान लूट कर ले गए हैं। ईके ये सोचता है कि जितना मैंने सोचा था ये पायरेट्स उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब ये बंदा ईके से कहता है कि उन सभी का लीडर क्रोसा है जो कि एक मेज है, और उसे कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। जब तुम नहीं सोचते वो इंसान तभी अटैक करता है। ईके उसे कहता है चलो एक काम करते हैं, उन सभी के दोबारा से अटैक करने का वेट करते हैं। जिसके बाद ये सारे के सारे लोग तैयारियों में लग जाते हैं और सैटी खाना बनाने के लिए किचन में आ जाती है जहाँ पर काफी सारे लोग पहले से ही काम कर रहे होते हैं। ये शेफ उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सैटी यूरिया की तरह लग रही होती है। वो ये कहती है अरे मैं सैटी हूँ। ये शेफ उसे यहाँ पर काम करने से मना करती है क्योंकि सैटी उनकी एक मेहमान है और इसके लिए उन्हें डांट भी पड़ सकती है। अब अगली सीन में ईके यूरिया के रूम में आ जाता है। वो ये कहता है आप काफी परेशान लग रही हो, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे शादी करना नहीं चाहती। वो ये कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस चुप हो जाओ। अब वो ईके से अपने प्यार का इजहार करने लग जाती है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई, तो प्लीज मुझसे शादी कर लो। ये सारी बातें सुनने के बाद ईके भी काफी शॉक्ड हो जाता है, पर हम तो अभी कुछ टाइम पहले ही मिले हैं। लेकिन वो ये सारी बातें नहीं मानती और ईके से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। सैटी भी बाहर खड़ी हुई ये सारी बातें सुन रही होती है और अब वो काफी सैड हो जाती है। ईके भी इस बात को सेंस कर लेता है, पर जैसे वो बाहर आकर देखता है तो यहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब सैटी मार्केट आ जाती है ताकि वो कुछ ऐसा सामान ढूंढ सके जिससे वो एक काफी अच्छा खाना बना सके और ईके को खुश कर सके। लेकिन जब वो सामान इकट्ठा कर रही होती है तो यहाँ पर एक और बंदा है जो कि इसके ऊपर नजरें बनाए हुए है। अगली पल ये बंदा सैटी के बॉडीगार्ड को जान से मार देता है और उसे भी बेहोश कर देता है। अब जैसे ही सैटी की आँख खुलती है वो ये देखती है कि उसके सामने काफी सारे पायरेट्स हैं। तुम सॉरी, इससे दूर हो जाओ, ये लड़की कैप्टन के लिए एक गिफ्ट है, न कि तुम्हारे लिए। सैटी को होश आ चुका है लेकिन अब भी वो बेहोश होने का नाटक कर रही होती है। ये बंदा कहता है इसे देखकर हमारे सरदार काफी खुश होने वाले हैं क्योंकि ये जिनोबिया के लीडर की बेटी जो है। सैटी भी ये सारी बातें बड़ी गौर से सुन रही होती है और जैसे ये बंदा हवा में बातें बनाना शुरू करता है तो सैटी इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाती है। लेकिन जैसे वो इस दरवाजे को खोलती है तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि वो एक शिप पर है और उसके चारों तरफ बस पानी ही पानी है, जिससे वो और भी ज्यादा पैनिक हो जाती है। अब ये पायरेट भी उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाता है। तभी उसका सरदार सामने आता है। देखो मालिक, मैं उसे लेकर यहाँ पर आ गया हूँ। ये है जिनोबिया के लीडर की बेटी। बेवकूफ, तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। ये
वो नहीं है, तुम शायद किसी और को लेकर यहाँ पर आ गए हो। यहाँ पर ये बंदा काफी घायल होता है और रिया को ये बताता है कि किस तरह से सारे पायरेट्स यहाँ पर आए थे और हमारा सारा सामान लेकर यहाँ से चले गए और साथ में उस लड़की को भी। ये सारी बातें ईकी भी सुन लेता है। वो ये कहता है कि मैं सैटी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, पर मुझे एक शिप चाहिए। जिसके बाद उसे एक शिप मिल जाती है और वो सैटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और सैटी के साथ बिताए हुए उसे सारे पल याद आ रहे होते हैं। ये पायरेट जो काफी ठरकी है, उसने सैटी को मेड के कपड़े पहना दिए होते हैं। मुझे हमेशा से ऐसी ही लड़कियां पसंद है, तुम दिखने में एकदम कांचा लग रही हो। सैटी उससे ये पूछती है कि तुमने मुझे ऐसे कपड़े क्यों पहनाए, क्योंकि तुम एक मेड हो और एक मेड का काम होता है अपने मास्टर को सर्व करना, तो इसीलिए जो मैं कहता हूँ तुम्हें वही करना होगा। सैटी भी इसकी बातों को सुनने के बाद ये समझ जाती है कि दाल में पक्का कुछ न कुछ तो काला है। वही कहती है क्या मैं आपके लिए कुछ खाने को बना दूं? और अब वो खाना बनाने के लिए किचन में आ जाती है और ये दोनों पायरेट्स उसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। क्या तुम मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग बाटली ला सकते हो? और जैसे ही वो सैटी को ये देते हैं तो सैटी यहाँ पर खाने में आग लगा देती है। ये देखकर पायरेट्स को काफी गुस्सा आ जाता है और वो आग बुझाने का ट्राई करते हैं, लेकिन तभी सैटी इस बाटली को उसके चेहरे पर भी डाल देती है, जिससे उसके चेहरे पर भी आग लग जाती है। अरे ओ ये तुमने क्या किया? इस बंदे की हालत काफी गंदी हो जाती है, पर सैटी यहाँ से भाग चुकी है। जब वो भागते हुए बाहर जा रही होती है तो उसके सामने कुछ और पायरेट्स आ जाते हैं, लेकिन वो इनसे बचकर छुप जाती है और उसे यहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर काफी सारा खजाना होता है जो कि ये सारे पायरेट्स टाउन से लेकर आए हैं। मुझे इस सभी के बारे में ईकी को बताना होगा, लेकिन मैं अभी समुद्र के बीचों बीच हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईकी यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तभी एक बंदा भागते हुए क्रॉसर के पास आता है। मालिक शिप में आग लग गई है। इस तरफ हम ये देखते हैं कि पूरी की पूरी शिप आग की लपटों में जल रही होती है, जिसके बाद ये सारे पायरेट सैटी को ढूंढना शुरू कर देते हैं और इस बार इन सभी के इरादे काफी गंदे होते हैं। सैटी को ऐसा लगता है कि ये सारे पायरेट्स यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन तभी अचानक वो नोटिस करती है कि दो पायरेट्स उसके सामने आ जाते हैं। तो फाइनली हमने तुम्हें ढूंढ लिया। लेकिन तभी वो एक ढक्कन को इस ढक्कन के मुंह पर मारकर यहाँ से भाग जाती है, पर क्रॉसा अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके उसे नीचे गिरा देता है। तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ से भाग जाओगी? चलो मैं तुम्हें एक पनिशमेंट देता हूँ, पहले मैं तुम्हारी एक टांग काट दूंगा। जैसे ये बंदा सैटी को मारने का ट्राई करता है तभी वो नीचे गिर जाता है। ये सारे लोग इस बात को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे। लेकिन तभी अचानक ईके भी यहाँ पर आ जाता है। मैंने इस बात की कसम खाई है कि मैं सैटी को हमेशा ही प्रोटेक्ट करूंगा, तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये सारे बंदे काफी गुस्से में आकर ईके पर अटैक करते हैं, पर ईके इन सभी को काफी आराम से धूल चटा देता है। सैटी को इस बात पर बिलीव नहीं होता कि ईके यहाँ तक पहुँच चुका है। क्या तुम ठीक हो? अरे हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। वो ये कहता है कि मैं इस बात को काफी अच्छे से जानता था कि तुम मेरे ऊपर बिलीव करती हो और इसीलिए तुमने इस शिप पर आग लगा दी ताकि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँ। फिर हम क्रॉसा को देखते हैं जो कि अब भी जिंदा है। तो तुम एक मामूली मेज नहीं हो। और वो यहाँ पर एक जोरदार धमाका करता है, पर ईकी ने पहले ही एक शील्ड बना ली थी जिससे वो दोनों बच जाते हैं। जिसके बाद क्रॉसा उसके ऊपर वाटर मैजिक से अटैक करना शुरू करता है और ईकी यहाँ से भाग रहा होता है। वो इससे बचने का काफी ट्राई करता है, पर ये अटैक काफी दमदार होता है। भाग लो मुन्ना, जहाँ भी भागना है, पर आज तुम बचने वाले नहीं हो। ये बोलने के बाद वो ईके पर एक और अटैक करता है जिससे उसकी शिप भी टूट जाती है। वो ये सोचता है शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा अटैक कर दिया, क्या ये मेरे ऊपर भारी पड़ सकता है। लेकिन तभी ईके उसके सामने आ जाता है जो कि अपनी वाटर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये बोलते ही वो एक काफी खतरनाक अटैक करता है जिससे क्रॉसा की हालत काफी गंदी हो जाती है। फिर वो सैटी को लेकर नीचे आ जाता है। अब ये फाइट ओवर हुई। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि सारे के सारे पायरेट्स पकड़े जा चुके हैं, जिसके लिए ईके सैटी को थैंक्स कर रहा होता है। तुम्हारी वजह से ही मुझे ये पता लग पाया कि ये पायरेट्स की शिप कहाँ पर है। वो ये कहता है कि अब हम उन सभी लोगों को वो सारी चीजें लौटा सकते हैं जो कि ये पायरेट्स उनसे चुरा कर लाए थे। ये सुनने के बाद सैटी भी काफी खुश हो जाती है। रिया भी ये सारी चीजें देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है। मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि तुम ऐसा कर पाओगे। हाँ वैसे भी मुझे किसी को मारना पसंद नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद रिया भी डीमंस के साथ ट्रेडी करने के लिए मान जाती है और अब ये दोनों उसी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर डीमंस की हालत लड़ते हुए काफी गंदी हो जाती है और कैफिरो भी काफी इंजर्ड हो चुकी है जो कि अपने आप को हील करवा रही होती है। ये सारे ही अपने हमले को लेकर काफी पछता रहे होते हैं क्योंकि इनके पास खाना भी काफी कम बचा है, यानी बस 2 या 3 दिन का। कैफिरो ये कहती है इसका मतलब दुश्मन यही चाहते हैं कि हम सारी भूखे मर जाएं, लेकिन अब भी वो दोबारा से अटैक करने के लिए एकदम तैयार हो जाती हैं। ये लड़कियां उन्हें मना कर रही होती हैं कि आप अभी घायल हो, तुम जानती हो ना मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं मरने का वेट करूँ। लेकिन भाई ये दोनों ही नल्ले पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं और उस तरफ आग लगी हुई है जिसमें सारे डीमंस मरते जा रहे हैं। तभी यूरिया आते ही
ईके को गले से लगा लेती है। आप कहाँ पर चले गए थे? मैं आपको काफी ज्यादा मिस कर रही थी। ईके उसे दूर हटाने का काफी ट्राई कर रहा होता है पर वो नहीं मानती। यहाँ पर खड़े हुए सारे लोग उन्हें ही नोटिस कर रहे होते हैं। सैटी ये कहती है कि तुम पीछे हट जाओ। जब ईके और बाकी सभी अंदर जा रहे होते हैं तो लोग इन्हें ही देख रहे होते हैं। देख रहे हो भैया, ये वही लड़का है जिसे यूरिया पसंद करती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ईके को क्यूट बोल रहे होते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद ईके भी काफी नर्वस हो जाता है। यूरिया उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरी नजरों में तुम दुनिया के सबसे हैंडसम लड़के हो। जिसके बाद रिया इन दोनों को देखकर ये कहती है कि तुम दोनों काफी क्यूट लग रहे हो और हाँ ईके, यूरिया का ख्याल रखना। ईके को ये बात समझ नहीं आती कि वो क्या कह रही हैं। लेकिन भाई हम ये बात पहले से ही जानते हैं कि ये भी एक ट्रीटी का ही पार्ट है। अब ये अंकल जी भी यहाँ पर आ जाते हैं। चलो शादी की सेरेमनी शुरू करते हैं। ये सुनने के बाद ईके भी काफी शॉक्ड हो जाता है। रिया उससे कहती है अगर तुमने इससे मना किया तो मैं तुम्हारे साथ ट्रीटी को तोड़ दूंगी। और ईके को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। ये सारा कुछ काफी जल्दी हो रहा है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एक तेज रोशनी होती है जिसके अंदर से निकलती है डीमन लॉर्ड। ईके उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम यहाँ से जल्दी चलो, कैफिरो अभी काफी खतरे में है और तुम्हें उसे बचाना होगा। फिर हमें कैफिरो को दिखाया जाता है जिसकी लड़ते हुए हालत काफी गंदी हो जाती है और उसे चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं। इस तरफ डीमन लॉर्ड ईके को ये बता रही होती है कि उन सभी ने कैफिरो को पकड़ने के लिए एक ट्रैप का इस्तेमाल किया और अब काफी सारे डीमंस मारे जा चुके हैं। ईके उनसे ये पूछता है कि वो लोग कितने हैं? वो लोग काफी सारे हैं, लगभग 5000। डीमन लॉर्ड उससे कहती है कि उन्होंने सारी तैयारियां कर ली हैं ईके को यहाँ से ले जाने की। अगले सीन में सारे के सारे ह्यूमंस डीमंस के कासल पर अटैक करने के लिए आगे जा रहे होते हैं और ये लड़की सभी को कमांड कर रही होती है। डीमंस ने काफी सारे इंसानों को मौत के घाट तो उतार दिया होता है लेकिन इससे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इंसान काफी ज्यादा है। फिर हम यहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो इस लड़की के ऊपर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। फिर हम ईके को देखते हैं जो कि अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके अपने ऑफिस में आ जाता है। सैटी उससे कहती है कि ये मैजिक तो काफी कमाल का है। जिरोन भी भागते हुए यहाँ पर आता है। अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए हो, काफी बड़ी दिक्कत हो चुकी है। ये सारी कहानी सुनने के बाद ईके जब बाहर आकर देखता है तो यहाँ का नजारा काफी खराब होता है और काफी सारे डीमंस मारे जा चुके हैं। जिसके बाद ईके अपने ऑफिस में आ जाता है और जिरोन से ये कहता है कि मैं कैफिरो को बचाने के लिए एलिस्टा में जा रहा हूँ पर हमारे काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं और वो ह्यूमन अलायंस काफी स्ट्रॉन्ग है और हमारे पास सेना भी काफी कम बची है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम जीत पाएंगे। लेकिन तभी डॉर्फ किंग भी यहाँ पर आ जाते हैं। पहले तुमने हमारी मदद की और अब हम तुम्हारी मदद करने के लिए एकदम तैयार हैं। पर ईके उन्हें मना कर रहा होता है कि आपका इस वॉर से कोई भी लेना देना नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम इस बात को जानते हैं कि अगर आप इस वॉर को जीत जाते हो तो आप डॉर्फ्स के लिए एक कंट्री बनाओगे, क्यों है ना? ईके उनसे कहता है चलो हाँ मैं इस चीज के लिए कसम खाता हूँ। शायद तुम इस बात को नहीं जानते कि डॉर्फ्स एक ऐसी रेस होती है जो कि कभी भी किसी का बकाया अपने ऊपर नहीं रखते। जैसे ये दोनों हाथ मिलाते हैं तभी इस टाउन के लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। हम भी आपके साथ हैं। ईके उनसे पूछता है क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो क्योंकि हम डीमंस हैं। वो ये कहते हैं हमारे जो पहले रूलर थे उन्होंने हमें काफी परेशान किया और हमसे काफी टैक्सेस भी लिए, लेकिन जब से आप यहाँ पर आए हो तो हमारा रहना सहना भी काफी चेंज हो चुका है। यहाँ तक कि आपके डीमन साथियों ने हमारे लिए अपने आप को सेक्रीफाइस भी कर दिया। अरे मालिक इंसानों से हेल्प मत लो क्योंकि डीमंस कभी भी इंसानों से हेल्प नहीं लेते। अरे हाँ हाँ बड़े आए ज्ञानी बाबा, चुप हो जाओ। ईके इन सभी को ये बताता है कि हम सारे दो फोर्सेस में काम करने वाले हैं। पहली फोर्स मेरे साथ एलिस्टा जाएगी और दूसरी फोर्स यहाँ पर रहकर सारे लोगों को प्रोटेक्ट करेगी और साथ में डीमंस को भी। लेकिन जाने से पहले ईके इन सारे ह्यूमन से ये कहता है कि यहाँ पर अलायंस ऑफ किंग दोबारा से अटैक कर सकती है तो तुम्हें उनके साथ फाइट नहीं करनी है, उनके सामने सरेंडर कर देना वरना उन्हें ये पता लग जाएगा कि तुम सारे डीमंस के साथ मिले हुए हो और वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगली सुबह ईके इन सभी को लेकर एलिस्टा के लिए निकल जाता है और इन सभी के आने से उसकी आर्मी पहले से भी काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। पर मैं ये जानता हूँ कि दुश्मन काफी ज्यादा हैं और मुझे वहाँ पर जाने से पहले कोई न कोई प्लानिंग जरूर करनी होगी। फिर यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर हम कैफिरो को देखते हैं जो कि अब भी इन सभी के साथ फाइट कर रही होती है और हार मानने का नाम नहीं लेती। यहाँ तक कि उसके साथी भी हार नहीं मान रहे होते। कैफिरो इस बात को काफी अच्छे से जानती है कि वो काफी जल्दी मरने वाले हैं। अगर हमने बाहर के और अंदर के दुश्मनों को अलग नहीं किया तो हम काफी जल्दी कुचले जा सकते हैं। ये काफी सारे हैं। वो अपना एक और अटैक करने के लिए आगे जा रही होती है पर तभी अचानक यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिसकी शॉक वेव से वो भी काफी दूर आकर गिरती हैं पर उससे बाल बाल बच जाती हैं। और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही बंदा होता है जो कि अपने साथियों से कहता
कहता है कि जाओ इसे घेर लो। जैसे ही ये उसे पकड़ने का ट्राई करते हैं तो कैफिरो उन्हें चकमा देकर यहाँ से भाग जाती है और अब वो एक ऐसी जगह पर आ जाती है जहाँ से ये सारे के सारे दुश्मन काफी साफ नजर आ रहे होते हैं, पर वो पहले के मुकाबले काफी कमजोर हो चुकी है। लेकिन अब भी वो अपनी बची कुची ताकत का इस्तेमाल करके ये अटैक करने वाली होती है। लेकिन तभी अचानक एक एरो उनकी छाती में आकर लग जाता है। नीचे गिरते ही सारे के सारे सैनिक आकर उन्हें घेर लेते हैं और ये काम इस बंदे का है। इस तरफ इन लोगों ने कुछ और ओगर्स को पकड़ा हुआ होता है और ये उनका मजाक बना रहे होते हैं, जिससे ये ओगर काफी गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी अचानक उसके ऊपर ही अटैक हो जाता है और ये अटैक इस बंदे ने किया होता है। मेरे सामने जितने भी डीमंस आएंगे मैं उन सभी को जान से मार दूंगा। बाकी ओगर्स को मारते हुए भी ये बंदा काफी एंजॉय करता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि इन सभी ने कैफिरो को पकड़ लिया है। वो ये कहते हैं कि ये लड़की अभी तक जिंदा है, वो भी इसीलिए क्योंकि डीमंस काफी टफ होते हैं। कैफिरो उससे ये कहती है कि शायद से मैंने कहीं तुम्हें देखा है और मैं तुम्हें जानती हूँ। वो ये कहता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। अरे हाँ, तुम वही हो और मुझे तुम्हें उसी टाइम मार देना चाहिए था। जिसके बाद ये बंदा कहता है कि मुझे आगे से ये ऑर्डर्स मिले हुए हैं कि मैं तुम्हें और 7th कॉर्प्स को खत्म कर दूं और साथ में उस डीमन को भी जिसका नाम है ईके। ऐसा बोलने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। इस तरफ ईके भी कैफिरो के पास पहुँचने की सारी तैयारियां कर रहा होता है। डॉर्फ किंग उससे ही कहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए एकदम तैयार हूँ और इस बार हमारी फाइट है इंसानों के साथ। जिरोन इस सारी सिचुएशन का जायजा लेने के बाद वापस आ जाता है। ईके उससे ये पूछता है तुम मुझे बताओ कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है, पर जिरोन उसे बताने से काफी डर रहा होता है। लेकिन जैसे ईके खुद जाकर वहाँ पर देखता है तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि सामने कैफिरो के कपड़े लटके हुए हैं। लिलिस उनसे ये पूछती है कि आखिरकार वहाँ पर क्या है। डॉर्फ किंग उससे मना करते हैं, बेहतर होगा तुम वो ना देखो। ईके भी इन सारी चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद ये समझ जाता है कि कैफिरो अभी जिंदा है और मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमें डराना चाहते हो, चाहे रीजन कुछ भी हो, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि वो इस फाइट को काफी जल्दी खत्म करना चाहते हैं। यानी कि इन सभी को आगे चलकर काफी खतरनाक बंदों से फाइट करनी पड़ सकती है। ईके जिरोन से ये पता करता है कि उनके कमांडर का नाम क्या है। वो ये कहता है उनके कमांडर का नाम है इरूडल। मैंने इस बंदे के बारे में सुना है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर वो हमें खत्म करना चाहता है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कैफिरो को एक चारे की तरह इस्तेमाल करे। इसका मतलब हम ये जानते हैं कि वो एक ट्रैप है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर जा रहे हैं। ईके इन सभी से कहता है मुझे वहाँ पर जाने के लिए तुम सभी की हेल्प चाहिए। ये सुनते ही जिरोन और लिलिस काफी खुश हो जाते हैं। तो चलो फिर हम ये अटैक शाम में करने वाले हैं। अब शाम होते ही ईके यहाँ पर अटैक्स करना शुरू कर देता है, जिससे यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। ये जनरल भी समझ जाता है कि ईके यहाँ पर आ चुका है। ये सारे के सारे गार्ड्स अपने गेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर धमाका हो जाता है, जिससे ये सारे लोग चौकन्ने हो जाते हैं। इरूडल अपने साथी से पूछता है कि यहाँ की कंडीशन कैसी है। वो लोग काफी कम यानी कि बस 500 ही हैं, तो हम उन्हें काफी आसानी से ठिकाने लगा सकते हैं। तुम ये बात भूलो मत कि वो डीमंस हैं, तो हमें उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिसके बाद ये सारी आर्मी मोर्चा संभाल लेती है और डीमंस के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देती है। ईके भी ये ट्राई कर रहा होता है कि वो अपने बैरियर से अपने साथियों को बचा पाए और ये सारा कुछ उसका एक प्लान होता है, जिससे वो कैफिरो और अपने साथियों को यहाँ से बाहर निकाल पाए। अगली पल इस बंदे के कहने पर सारे के सारे अटैक्स रुक जाते हैं। ईके भी ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। इस तरफ इरूडल अपने साथी से ये कहता है कि हम इनसे रात में फाइट नहीं कर सकते और जिस तरह से ये सारे लोग फाइट कर रहे हैं उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इन सभी का कमांडर वही है, यानी कि ईके। अगले सीन में हम इस बंदे को देखते हैं जो कैफिरो के पास आ जाता है। वो ये कहता है कि तुम तो देखने में एक इंसान की तरह लग रही हो और तुम्हें टेस्ट करने में पता नहीं कैसा टेस्ट आएगा। लेकिन तभी लिलिस उसके शैडो में से बाहर आ जाती है और इस इंसान को एक ही झटके में जान से मार देती है। बाहर ईके भी ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान हो रहा होता है कि वो सामने वाली आर्मी अटैक क्यों नहीं कर रही है। इस तरफ ये लोग भी प्लान बना रहे होते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। ये बंदा कहता है हमारे पास काफी सारी फोर्सेस हैं, तो हम उन्हें काफी आसानी से मिट्टी में मिला सकते हैं। ये बोलते ही वो डीमंस के ऊपर पत्थरों से अटैक करना शुरू कर देते हैं और ईके अपने बैरियर का इस्तेमाल करके उन सभी को बचा रहा होता है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिलिस अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सारे के सारे सोल्जर्स को एक ही झटके में सुला देती है। वो ये कहती है हमारा प्लान तो काफी अच्छे से काम कर रहा है, पर जैसे ही लोग यहाँ से जाने वाले होते हैं तभी एक एरो इस लड़की की बॉडी के आर पार हो जाता है और ये काम इसी बंदे का है जिसका नाम है वॉल्टल। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम सभी को यहाँ से ऐसे ही जाने दूंगा? हमारे जनरल को तुम्हारे प्लान के बारे में पहले से ही पता था, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। पर लिलिस उससे कहती है जरा अपने साइड में देखो और वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि यहाँ पर जिरोन है, तुम यहाँ पर कैसे आए? जैसे ही ईके को ये सिग्नल मिल जाता है कि ये सारे लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इन सारे
सारे लोगों को दोबारा से विजिबल कर देता है। अब ये अपनी गन्स का इस्तेमाल करके इन सारे बंदों को भूनना शुरू कर देते हैं और बाकी काम ये डीमन संभाल रहे होते हैं। कैफिरो भागते हुए इस लड़की के पास आती है। प्लीज तुम मरो मत, मुझे माफ करना, मेरी वजह से आप काफी बार मुसीबत में पड़ गयी। और इससे पहले कैफिरो उससे कुछ कह पाती, ये लड़की मारी जाती है। इस तरफ वॉल्टल अपने मैजिक से सारे के सारे डीमंस को मौत के घाट उतार रहा होता है, लेकिन तभी कैफिरो यहाँ पर आ जाती है और वो इसकी गर्दन पर अपना पैर रखकर इसके ऊपर एक के बाद एक धमाके करना शुरू कर देती है, जिसको देखकर इन सभी की भी फटनी शुरू हो जाती है। अब लिलिस उन्हें रोकने का ट्राई करती है, पर वो ये कहती है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं इन सभी को जान से मार दूंगी। जिसके बाद जिरोन इस लड़की को देखकर ये कहता है कि शायद से ये अभी भी जिंदा है और हम इसे ट्रीटमेंट देकर सही कर सकते हैं। इस तरफ इन सारे के सारे बंदों की फटनी शुरू हो जाती है जब उन्हें ये पता लगता है कि सारे डीमंस कासल के अंदर आ चुके हैं। शायद से उन सभी ने मैजिक का इस्तेमाल किया है। अब देखते ही देखते इके की आर्मी इन सभी के ऊपर भारी पड़नी शुरू हो जाती है। जैसे ये सारा काम निपट जाता है तो जिरोन आसमान में एक फायरवर्क छोड़ता है, जिससे इके को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि सारा कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा है। जिसके बाद डीमंस की दूसरी वेव भी मैदान में आ जाती है। जिरोन सभी से कहता है कि तुम सारे यहाँ से भाग जाओ वरना तुम सब भी मारे जा सकते हो। इन बंदों को भी ये बात समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ये डीमंस इन बैरल्स को नीचे छोड़ते हैं तो उससे काफी जोरदार धमाके होने शुरू हो जाते हैं। अब एक बंदा भागते हुए यहाँ पर आता है। डीमंस ने हमारे ऊपर पूरी सेना से अटैक कर दिया है, हमारे पास अब कोई भी चारा नहीं है, तो सारे के सारे सैनिक रिट्रीट करो। अब यहीं से हमारी कहानी चेंज हो जाती है और सारे की सारी ह्यूमन आर्मी रिट्रीट कर चुकी है और डीमंस ने इस जगह पर अपना कब्जा कर लिया है। इसी खुशी में ये सारे पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये सारे के सारे डीमन कमांडर्स आपस में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। इके इन सभी को बताता है कि तुम यहाँ पर जो इंसान देख रहे हो वो मेरी आर्मी है, क्योंकि इन सभी को अभी तक ऐसा ही लग रहा था कि ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये डीमंस कहते हैं हम ये बात नहीं जानते थे कि हम यहाँ से जाएंगे और कुछ ऐसा हो जाएगा। पर तभी जिरोन भागते हुए यहाँ पर आता है। अरे मालिक, आपके लिए एक लेटर आया हुआ है और इस लेटर को ई रूडल ने इके के लिए भेजा होता है, जिसमें ये लिखा था, इस बार तो हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि हमारी मुलाकात दोबारा से जरूर होगी। इके भी ये सोचता है अबे यार इसने मुझे क्या भेज दिया, लेकिन कैफिरो को अब भी इस बंदे के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो ये कहती है कि इस बंदे ने मुझे काफी टॉर्चर किया है, मैं इसे जान से मार दूंगी। पर इके उन्हें समझाते हुए ये कहता है कि बैटल में ये सारा कुछ चलता है तो आप टेंशन मत लो। ये वुल्फ डीमन भी काफी गुस्से में आकर ये कहता है क्या अब मैं उसे जान से मार सकता हूँ। अरे भाई थांबा थांबा, इतनी भी जल्दी क्या है। और लो भाई, इके ने भी उस बंदे को एक लेटर लिखा होता है, तुम इसे लेकर चले जाओ। लेकिन तभी कैफिरो भी यहाँ पर आ जाती है। तुम पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। ये सारा कुछ मैंने इसीलिए किया क्योंकि डीमन लॉर्ड ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं, पर तुम मना भी तो कर सकते थे। हाँ वो ठीक है, मुझसे नहीं हुआ। लेकिन तभी अचानक डीमन लॉर्ड भी अपने ड्रैगन के साथ यहाँ पर आ जाती हैं। जिरोन उनसे कहता है अरे छोटी बच्ची, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो कहीं और जाकर खेलो। अबे ओए, ये तू क्या कर रहा है। और वो डीमन लॉर्ड के सामने झुक जाता है। इस गलती के लिए मुझे और जिरोन को माफ कर देना। और जैसे इके इन सभी को ये बताता है कि यही डीमन लॉर्ड है तो इन सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, खासकर जिरोन की। पर मैंने तो ऐसा सुना था कि डीमन लॉर्ड काफी बड़े होते हैं और उनकी 6 पूंछ होती है, 5 आंखें और 10 हाथ। पर डीमन लॉर्ड उसको माफ कर देती हैं। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी ज्यादा लोग मेरे चेहरे को नहीं जानते। लेकिन तभी जिरोन को ये बात रियलाइज होती है कि उसने काफी बड़ी गलती कर दी है और वो डीमन लॉर्ड के सामने झुक जाता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब डीमन लॉर्ड कैफिरो से बातें करते हुए ये कहती है कि तुमने बैटल में काफी अच्छा काम किया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी गलती मेरी है। अगर मैं गलती नहीं करती तो एलिस्टा मेरे हाथों से नहीं जाता। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने काफी अच्छे से काम किया और इसी वजह से हम उन्हें हरा पाए। तुम सभी ने इस बैटल में अपना पूरा जोर दिखाया और खासकर इके तुमने। अरे बस बस, मेरी इतनी भी तारीफें मत करो, मुझे ये हजम नहीं होती। तो चलो इसी खुशी में मैं तुम्हें 8th कॉर्प्स का कमांडर बना रही हूँ। जिसको सुनते ही सभी के चेहरों पर स्माइल आ जाती है क्योंकि इके को एक और प्रमोशन मिल चुकी है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एनी सोल।